On the day Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented her budget, I am joined by Union Minister for Urban Development and Poverty Alleviation and Power Minister Mr. Manohar Lal Khattar. खट्टर साहब, आज बजट तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि ये अंधा बजट है, इसे भारत की कोई क्राइसिस नजर नहीं आती। और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये लोहे पे पीतल चढ़ाकर जेवर बनाने वाला बजट है। इस वक्त ऑपोजिशन को इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? नाविका जी, वैसे तो अपोजिशन के लोगों का काम इस प्रकार का क्रिटिसाइज करना रहता ही है। अब वो किन शब्दों में करें किन में न करें, ये तो उनकी अपने ही सोच का विषय हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बजट आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री जी ने आज 2026-27 का बजट पेश किया है, ये वास्तव में बहुत एक विजनरी बजट है और एक लंबे समय तक लोगों के जीवन को कैसे सरल किया जाए, कैसे सिस्टमेटिक चेंजेस किए जाए, इस प्रकार का बजट है। इंडस्ट्री के लिए भी मैं कह सकता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितने भी सिस्टमेटिक चेंजेस हो सकते हैं वो सब किए हैं। साधारण नागरिक ईज ऑफ लिविंग की जो कल्पना है उस हिसाब से इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का ये बजट है। आज देखिए ना, इनके शोर मचाने के बाद भले ही एक बार यानी सब लोगों को ये लगा होगा, आपके शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव होने लगे, लेकिन बस जैसे ही समाप्ति पर आया तो सब कुछ ठीक कवर करके आगे आ गए। इनके इस नेगेटिव थिंकिंग के कारण से आज लोगों का सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों करोड़ रुपया ऊपर नीचे हो गया। इसकी सीधी जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने कभी उसको इस ढंग से देखा ही नहीं है, केवल हल्के थोथे नारों के आधार पर और ये चलते हैं। इस बजट की गहराई इनको समझ में नहीं आई है। इसका अगर ठीक से विश्लेषण करेंगे अलग अलग विभागों के हिसाब से तो निश्चित रूप से जनता को क्या इसमें लाभ होगा, लंबे समय तक देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। खट्टर साहब, बहुत से लोगों का, आम आदमी का भी ये कहना है कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं था। आम आदमी की जिंदगी में कोई किसी तरह की रियायत नहीं मिली, बल्कि गवर्नेंस की अगर बात करें तो एक लोकल लेवल पर बहुत सारे टैक्सेस देने के बावजूद आम आदमी की जिंदगी अर्बन सिटीज में खास करके फैसिलिटीज की वजह से बहुत मुश्किलों में है। आप देख लीजिए, घर के सामने सड़कें हों, नालियां हों, इतना कुछ। हम कहते हैं विकसित भारत बनेगा, लेकिन लोकल बॉडी का गवर्नेंस पर कम ध्यान रहा है। क्या ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लेकर निर्मला सीतारमन जी आई हैं, इससे इन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए नाविका जी, मैं समझता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट के नाते से, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री हूं और ऐसे ही ऊर्जा विभाग जिसका मैं मंत्री हूं, मैंने अभी इसका विश्लेषण किया है। मुझे लगता है कि अगला जो पूरा समय देश 2047 तक अर्बनाइजेशन का समय है, बढ़ता हुआ शहरीकरण, शहरों के ऊपर दबाव, इस अगले आने वाले 22 साल के अंदर, और इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया, फोकस किया गया है। अर्बनाइजेशन के नाते से मैं कहूं तो हर शहर में, वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, इस बार इसमें कोशिश ये की गई है कि उनको आर्थिक दृष्टि से कोई समस्या ना आए। जैसे आपने कहा, म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के जो बॉन्ड्स हैं, इसके ऊपर खास करके ये बनाया गया कि जो 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड अगर लेते हैं तो 100 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी राहत, इसमें जनता को भी राहत है, म्यूनिसिपैलिटीज को भी राहत है, क्योंकि जो लोग बॉन्ड खरीदेंगे उसमें उनको भी राहत मिलनी चाहिए और छोटी जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उनको इसका लाभ सीधा सीधा होगा। और जहां तक मैं बात कहूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस बार कुल मिलाकर के 12 लाख करोड़ रुपया, ये 12,20,000 करोड़ रुपया ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए और तय किया गया है, जो पहले सालों के अपेक्षा ज्यादा है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से टियर 2, टियर 3 इन शहरों में ही ज्यादा होगा। आखिर हर शहर के लिए, यानी वहां चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, आयुर्वेद की सर्विसेज हो, शिक्षा की बात हो, कितने ही प्रावधान इसमें किए गए हैं। और मैं कहूंगा कि आखिर अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से
लोगों को सस्ते मकान मिले, जो पहले से ये चीजें चल रही हैं उसको और सुविधाजनक बनाने का और जो काम किया गया है, जैसा CCUS यानी जिसको कहना चाहिए कार्बन का और यूटिलाइजेशन और कार्बन की स्टोरेज, इसको भी कार्बन कैप्चर, कार्बन यूटिलाइजेशन और उसकी स्टोरेज, उस नाते से जो किया गया है उसका सीधा सीधा लाभ, स्टील सस्ता होगा, सीमेंट सस्ता होगा, पावर इसमें सस्ती होगी, तो और इसी प्रकार से और जो चीजें सस्ती होंगी उन सब का भी लाभ आम आदमी को मिलने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि आम आदमी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाए, इनडायरेक्ट तौर पर जैसे मैंने कहा सिस्टम्स को सरलीकरण किया है, व्यवस्थाओं को बढ़ाया है, तो इसका लाभ जनता को मिलने वाला है। चीजें सस्ती होंगी और जब चीजें सस्ती होंगी तो हर आदमी को इसका लाभ ये मिलने वाला है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको मैं गिना सकता हूं, यानी जिस प्रकार से CIE ये जो नई योजना शुरू की है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो विषय है, उसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स में जो हमारे जितने भी इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, जितने उसमें मशीनरी लगती है, ऐसे ही पावर के अंदर जो भी इस प्रकार के चीजें उसमें काम आती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें काम आती हैं, टनल्स बनाने के लिए और मशीनरी लगती है, मेट्रोज उसमें ये काम आता है, उसका खर्च कम होगा, फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट ये लगते हैं उसमें कम होगा, लिफ्ट्स, एलिवेटर्स, ये सब जो आते हैं ये जब सस्ते होंगे तो हमारे आम आदमी को मकान वो सस्ता मिलेगा, उसको जो सर्विसेज के चार्जेस देने पड़ते हैं वो कम होंगे। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट जो चीजें की गई हैं इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये जो है मिलने वाला है। इसी प्रकार से जो हमारे शहरों के अंदर और गांव के अंदर जो फाइनेंस कमीशन ने 41% का जो योगदान है उसमें 1,40,000 करोड़ रुपया जो इस वर्ष के लिए डेवोल्यूशन किया गया है उसका भी लाभ सभी प्रांतों को मिलने वाला है, जिसके अंदर लोगों को सुविधाएं जो हैं ये प्रदान की जाएंगी। तो ऐसा नहीं समझता कि डायरेक्ट कोई चीज की घोषणा करते हैं और जब इनडायरेक्ट जो चीजों पर, व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाता है उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता, बहुत बड़ा लाभ इसमें मिलता है। तो आपने बहुत से फायदे गिनाए, लेकिन मैं पूछूंगी पावर सेक्टर में लगभग 21,000 करोड़ से बढ़कर अब 30,000 करोड़ के एलोकेशन किए गए हैं, लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कहां आकर खड़े हैं और खट्टर जी इन्हें आगे कैसे ले जाया जा सकता है उन राज्यों में जहां पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अभी और जरूरत है? देखिए, पावर की जो आवश्यकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज भी हम पावर सफिशिएंट की बजाय पावर सरप्लस कंट्री बन चुके हैं। लेकिन जैसा अभी बताया गया कि जितने भी डाटा सेंटर्स हैं, विदेशी कंपनियों को डाटा सेंटर को लाने के लिए जितने भी व्यवधान थे वो खत्म कर दिए गए हैं। टैक्स हॉलीडे जोन में उनको लाया गया है ताकि ज्यादा ज्यादा यहाँ पावर सेंटर, डाटा सेंटर बने और इसके कारण से पावर की डिमांड वो बढ़ने वाली है। हमारे यहाँ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण से इंडस्ट्री बहुत लगने वाली है, तो पावर जैसे बढ़ेगी उसकी आपूर्ति के लिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भी अब जितना उसमें उपकरण लगेंगे उनको सबको भी टैक्स एग्जम्पशन का जो प्रावधान दिया गया है, विदेशों से उपकरण आएंगे 2047 तक 100 गीगावाट की जो पावर हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार से सोलर पावर के जो पैनल्स हैं उनको सस्ता करने के लिए भी जो सोडियम एंटीमोनाइड इसको भी टैक्स फ्री जोन में लाया गया है, एग्जम्प्ट किया गया कस्टम ड्यूटी से, जिससे सोलर के जो पैनल्स हैं वो सस्ते होने वाले हैं। तो इस प्रकार से RDSS जो हमारा एक पहले फंड चल रहा है उसमें 15% की वृद्धि करके 18,000 करोड़ रुपया जो सैंक्शन किया गया है उसमें पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर बहुत सी सुविधाएं ये उसमें मिलने वाली हैं। और इसी प्रकार जो हमारा बिजली के कंपनियां जो NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो जो पावर को फाइनेंस करती हैं, खास करके PFC और RFC, इसका मर्जर किया जा रहा है। इसमें भी वो ताकतवर संस्था बन के आएगी ताकि पावर के निर्माण में, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में और पावर के ट्रांसमिशन में जो बहुत भारी खर्च होने वाला है उसकी सुविधा फाइनेंसिंग की ओर से उनको मिल सके, तो पावर सेक्टर अपने आप में बहुत मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा। देश को विकसित करना है तो विकसित करने के नाते
नाते से हमारा इंडस्ट्री है, हमारा ट्रेड है, हमारी आर्थिक स्थिति है, सबका केंद्र बिंदु पावर है और पावर को सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी हम अगले सेशन में पावर का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं ताकि लोगों को पावर हर दृष्टि से सस्ती, सुचारू और एक प्रकार से स्थायी पावर मिलती रहे, ऐसे प्रावधान हम कर रहे हैं। तो इसमें किसी किस्म की पावर की भी कठिनाई उनको नहीं आएगी, चाहे हमारा तो खट्टर साहब ऐसी क्या बात है कि जब चुनाव आ रहे होते हैं और पिछले बजट में बिहार के चुनाव आने वाले थे तो बिहार की बहुत सी योजनाएं बताई गई, तब ऑपोजिशन का कहना था कि चुनाव से पहले आप एक चुनावी बजट दे देते हैं, पॉपुलिज्म करते हैं। इस बार 4 राज्यों के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें एक भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया। इस बात पर भी ऑपोजिशन नाराज है, करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। आप ऑपोजिशन को क्या मैसेज देंगे जिन्हें हर बात पे प्रॉब्लम होती है? नाविका जी, जिसको प्रॉब्लम होनी है उसको करो तब प्रॉब्लम होगी, नहीं करो तब प्रॉब्लम होगी, आपने ठीक कहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी मित्रों को बताना चाहता हूं कि 5 वर्ष का कार्यकाल है। 5 वर्ष के कार्यकाल में देश भर में केंद्र का चुनाव आएगा, तब भी आखिर एक बार आएगा। हर प्रांत का चुनाव भी 5 वर्ष में होता है, कभी कभी तो 5 वर्ष में 2 बार भी चुनाव हो जाते हैं। विधानसभा के चुनाव आते हैं, फिर स्थानीय निकाय के, कभी शहरी चुनाव आएंगे, नगर निगम के आएंगे, नगर परिषद के आएंगे, नगर पालिका के आएंगे, पंचायतों में जिला परिषद के आएंगे, पंचायत समिति के आएंगे, पंचायतों के आएंगे। एक तरह के चुनाव नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश इस लोकतांत्रिक मजबूत ढांचे पर ही टिका है कि चुनाव के माध्यम से अपनी सरकारें हम बनाते हैं और चुनी हुई सरकारों से निश्चित रूप से लोगों को अपेक्षा होती है। तो हम सारे देश में जो बजट घोषित करेंगे, हर प्रांत में कभी ना कभी चुनाव रहने ही वाला है, इसलिए इनको तो दिखता यही है कि चाहे कुछ भी करो, चुनाव को देख के किया है। इनको क्योंकि अपने आप ही वैसा करते थे, इनको दूसरा भी ऐसा ही दिखता है। इन बातों में कोई दम नहीं है। हाँ, हम चुनाव हो या न हो, देश के हर प्रांत की, हर जिले की, उनकी व्यवस्थाएं, अपने देश की सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमें इस प्रकार की इनकी टिप्पणियों की कोई चिंता नहीं है। खट्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ नव भारत पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।